स्टार्ट। नेक्स्ट वीडियो में है एल्डरली केयर टेकर नॉन क्लिनिकल। ठीक है, एल्डरली केयर टेकर में क्या क्या चीज़ है, जैसे कि इसका जो कंटेंट है, कंटेंट नहीं, जो ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब कि जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया क्या क्या काम होता है इसके अंदर। एन एल्डरली केयर टेकर सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल ऑपरेशनल रोल इन द डोमेस्टिक वर्कर्स सेगमेंट। मतलब कि जो कह रहे हैं घरों में काम करने वाले जो लोग हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल ऑपरेशन होता है। मतलब घरों में काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में से एक माना जाता है। वर्कर सेगमेंट वेयर द केयर टेकर वुड बी प्रोवाइडिंग केयर टू एल्डरली पर्सन। इसके अंदर क्या वर्कर का क्या काम होता है, जो बूढ़े लोग हैं उनको क्या केयर टेकर प्रोवाइड करना। हु मे और मे नॉट हैव एनी डिसेबिलिटी। कुछ ऐसे बूढ़े लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो डिसेबल होते हैं, डिसेबल वालों को भी हमको केयर टेकर देनी पड़ती है। और कुछ ऐसे बूढ़े लोग हैं जो डिसेबल नहीं है पर उनको भी केयर टेकिंग देनी पड़ती है। ठीक है, द प्राइमरी रोल ऑफ द एल्डरली केयर टेकर, जो इसका पहला रोल क्या है एल्डरली केयर टेकर का, इज़ टू असिस्ट एल्डरली पर्सन इन डे टू डे एक्टिविटीज़। उनकी पर डे टू डे क्या एक्टिविटीज़ क्या करनी चाहिए वो बताई गई हैं, जैसे कि वॉकिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, ग्रूमिंग एंड इन रनिंग एरेंड्स। ठीक है, सी या ही जो भी है वुड ऑल्सो असिस्ट द एल्डरली विद इन कुकिंग एंड हाउस कीपिंग ड्यूटीज़। जो भी है उसको एल्डरली लोगों के हिसाब से ही कुकिंग एंड हाउस कीपिंग अपनी ड्यूटीज़ को निभाना चाहिए। क्रिएशन एंड मेंटेन ऑफ ए हाइजीन एंड प्लीजेंट इन्वायरमेंट। अपने आसपास का जो एरिया है उसको हाइजीन रखना चाहिए और प्लीजेंट इन्वायरमेंट मतलब कि साफ़ सुथरा हाइजीन इन्वायरमेंट बनाना चाहिए बूढ़े लोगों के लिए। ये तुम्हारा एक ड्यूटी का पार्ट है। ठीक है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। दिस जॉब रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू बी फिट एंड एनर्जेटिक। मतलब कि जो पर्सन है जो काम करने जा रहा है वो इंडिविजुअल बिल्कुल फिट होना चाहिए और एनर्जेटिक मतलब कि काम करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए उसके अंदर। ये नहीं एकदम सुस्ती उसमें आए और काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द पर्सन शुड बी अटेंटिव, अटेंटिव होना चाहिए। जैसे कोई काम आया उसको फटाफट कर देना चाहिए। एम्पैथेटिक होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। डेडिकेटेड मतलब काम के प्रति लगाव होना चाहिए। एंड ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी मतलब विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, द पर्सन शुड पोजेस इफेक्टिव एंड कंपैशनेट कम्युनिकेशन विद क्लाइंट। मतलब कि जो पर्सन है वो जब बात करे तो इफ़ेक्टिव बात होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ बात जिस बात का सिर पैर नहीं वो बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए क्लाइंट के साथ, फैमिली के साथ या कोवर्कर के साथ। ठीक है, द इंडिविजुअल शुड हैव एंथुजियाज्म फॉर द वर्क दे डू एंड दोज इन हर या हिज केयर। ठीक है, उसकी वर्क जो वो करते हैं उनके प्रति एंथुजियाज्म होना चाहिए। दे शुड बी काम, जो काम करने वाला है वो काम मतलब होता है शांत होना चाहिए। कंपोज्ड एंड पेशेंट टू इनेबल टू टेक केयर ऑफ द एल्डर्स इफेक्टिवली, ताकि वो अपने पेशेंट्स का आसानी से ध्यान रख सके। ठीक है, इसमें देखो अब ये क्वालिफ़िकेशन पैक बता रखा है इसके अंदर कि एल्डरली केयर के लिए, एल्डरली केयर में ऑप्शंस हैं क्लीनिंग और कुकिंग। ऐसे इनके कुछ सब हेड्स हैं। तो इसका फर्स्ट सब हेड क्या है, क्लीनिंग एंड कुकिंग। कंट्री इंडिया, ये क्रेडिट्स वगैरह बता रखे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ऊपर फर्स्ट पॉइंट लिखा है 10th ग्रेड पास, जो मतलब कि 10वीं पास होना चाहिए। और आगे वैसी चीज़ें बताई गई हैं, ये वैसे इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट इसका वो है कि 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मिनिमम जॉब एंट्री एज कितनी है, एज लगभग 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, और इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं, डिस्क्रिप्शन इसी के बारे में बताएंगे कुकिंग वाले में। दिस यूनिट इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड केयर टू द एल्डरली पर्सन विद देयर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। कि भाई उनका जो डेली का काम है उस एक्टिविटी का ध्यान रखना और सपोर्ट प्रोवाइड करना उसका, पर्सनल हाइजीन। ठीक है, एंड अदर एक्टिविटीज़, और जो अलग एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एलिमेंट्स एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बताया गया है। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को ही PC 1 2 3 लिखा है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ, जैसे कि प्रिपेयर ए डेली केयर रूटीन फॉर द एल्डरली आफ्टर डिस्कसिंग विद देयर फैमिली। देखो अब डेली रूटीन किसी भी एल्डरली पर्सन का कैसे पता लगेगा, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे डिस्कस करके उनकी सारी डेली रूटीन का चार्ट बना लेना। इससे क्या प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये काम कैसे
क्या काम कब कैसे करना है। जैसे कि कोई भी पर्सन है वो एक ही काम तो एक ही जगह पे नहीं करेगा, वैसा भी हो सकता है कि 2 या 3 फैमिली में काम करता हो, ठीक है। तो हर फैमिली के एल्डर पर्सन्स के बिहेवियर, स्ट्रक्चर, सारे ट्रेडिशन सब कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। असिस्ट द एल्डरली पर्सन, नहीं नेक्स्ट आएगा, हाँ, परफॉर्म एडियल ऑफ द एल्डर्स वेयर देयर मोबिलिटी इज़ लिमिटेड। जैसे कि पर मतलब एडीएल मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ के लिए अंदर आएगा ये। जहाँ पर देयर मोबिलिटी इज़ लिमिटेड, वहाँ जहाँ पर उनकी मोबिलिटी मतलब उनका चलना फिरना लिमिटेड होता है वहाँ के लिए, जैसे कि वॉशिंग वगैरह, टॉयलेटिंग इंक्लूडिंग ऑन द बेड इफ़ रिक्वायर्ड, ओरल केयर, ठीक है, बाथिंग उनकी, चेंजिंग डाइपर्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, वाइल एंश्योरिंग द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल्स, और जिसमें कि उनको प्राइवेसी भी देनी पड़ती है, इस चीज़ की हमें प्रोवाइड करनी चाहिए प्राइवेसी उनको, और उनके लिए भी प्राइवेसी होनी चाहिए। प्रिपेयर फूड फॉर द एल्डर्स एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस। देखो डाइट के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसी हिसाब से उनका खाना बनाना और उनको खिलाना, और जो कि उन्होंने प्रोवाइड करी होगी, उनकी फैमिली ने बताया होगा या गार्जियन उन्होंने, या फिर न्यूट्रिशनिस्ट कौन होते हैं जो फैमिली सॉरी डाइट चार्ट बनाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। एज वेल एज कीपिंग परफॉर्मेंस ऑफ द एल्डर्स इन व्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है असिस्ट द एल्डरली पर्सन बाय सर्विंग, उसको सर्व करो खाना, फीडिंग खिलाओ एल्डरली पर्सन विद मील्स, जैसे कि खाना खिलाना, बेवरेजेस होगी, हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। पैक एंड स्टोर द फूड फॉर द एल्डरली पर्सनस अप्रोप्रिएटली, अगर किसी बूढ़े लोगों का जो खाना है उसको पैक करना है, स्टोर करना है, तो फिर उसके खाने को अप्रोप्रिएटली पैक करना चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट एनी अनयूजुअल कंडीशंस रिलेटेड टू द एल्डर एंड कम्युनिकेट द सेम टू द फैमिली और गार्जियन, अगर तुम्हें उनकी रिपोर्ट में कुछ अनयूजुअल कंडीशन लग रही है तो उसको उसके बारे में जल्दी से जल्दी या तो फैमिली को या उनका जो ध्यान रखता है गार्डियन है उसको बता देना चाहिए, ठीक है। अरेंज द टू फुलफिल एल्डरली पर्सनस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ। सपोर्ट द एल्डरली फॉर डेली मेडिकेशन रूटीन चेकअप, उनका डेली मेडिकेशन उनकी होनी चाहिए, करवाना चाहिए, और उनका रूटीन चेकअप होना चाहिए, ठीक है। और उनको एक एक्ट एज ए कंपेनियन और ए फ्रेंड, मतलब कि उनके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम उनके दोस्त हो, और उनको एक इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करो, ठीक। नेक्स्ट आता है इसमें ये उनके बेसिक कल्चर ट्रेडिशन, उनका लाइफस्टाइल और उनके फैमिली का जो भी कुछ है उनसे मैच करते हुए उनके साथ सभी काम करना, ठीक है। उनका ट्रेडिशन है, जैसे कि कुछ भी चीज़ का ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन को उनको करवाना, अगर नहीं पता उनसे पूछो और उनको करवाओ, ठीक है, इससे उनको अंदर से खुशी महसूस होगी, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप विद अदर एम्प्लॉयज़ इन द फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझना जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। मेथड टू प्रोवाइड ओरल एंड डेंचर केयर, मतलब कि जो बूढ़े लोग हैं उनका डेंचर केयर, मतलब कि डेंचर केयर मतलब होता है जैसे कि नकली दांत लगाना, ठीक है, वो उनके गम वगैरह में प्रॉब्लम्स ना हो, उसको लगाते हुए खाना खा सकते हैं, वो चबा पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ें होगी। बेसिक केयर होती है ट्रिमिंग मतलब बाल काटना, एंड केयर ऑफ नेल्स, नाखूनों का ध्यान रखना, ऑफ द फिंगर्स एंड टोज़ मतलब पैरों के जितनी भी उंगलियां हैं उनका ध्यान रखना, एंड फेस स्किन, और जो फेस है और उसकी स्किन का ध्यान रखना, ठीक है। मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग ए सेव टू द एल्डरली मैन, जो बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग हैं उनका मेथड प्रोवाइड करना कि कैसे सेव करा जाता है या करवाना चाहिए, ठीक है। कहाँ गया, एंड ट्रिमिंग एक्स्ट्रा हेयर ऑन फेस, अगर उनके फेस पे एक्स्ट्रा हेयर है तो उसको कट कर देना, लिम्स वगैरह पे, ठीक है, ये एट्सेट्रा। हाउ टू ट्रांसफ़र एंड लिफ्ट एल्डरली पर्सन विद लिमिटेड नो मोबिलिटी, मतलब जैसे कि ये बता रहे हैं कि जो किसी भी बूढ़े पर्सन को कैसे ट्रांसफ़र करना चाहिए अगर वो चल नहीं पाते तो कैसे करना चाहिए उनके लिए, जो सुविधाजनक उनके वो हैं व्हील चेयर या किसी भी चीज़ का अरेंज करना जिसमें उसको लेके जा सके, ठीक है। और आएगा इसमें
बेसिक ऑफ कुकिंग एंड कुकिंग मेथड्स फॉर द एल्डर्स बेस्ड ऑन सजेस्टेड न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन ने बताया है वही कुकिंग में उनको बना के खिलाना, ठीक है। टेक्निक्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ फिजिकल इंजरी एंड स्ट्रेस, कुछ ऐसी टेक्निक्स को का प्रिवेंशन करना, मतलब बताना उनको जिससे कि उनको फिजिकल इंजरी वगैरह ना हो और स्ट्रेस वगैरह कम हो, जिससे जैसे कि अगर प्लेन फर्श है उस पर पानी ना पड़ा हो, अगर पानी पड़ा है तो उस जगह पर से नहीं जाना। ये चीज़ जैसे बच्चों को बताई जाती हैं ऐसे ही बुज़ुर्गों को भी बतानी पड़ती है, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो इससे उनको फिजिकल इंजरी वगैरह नहीं होगी। स्ट्रेस कैसे नहीं होगा, उनके साथ बैठ के बात करो, अपने आप स्ट्रेस कम हो जाएगा उनका, ठीक है। और concepts of physical, mental and social need, health, illness, distress, dependence in daily life activities, ठीक है। ये यही बात है ऊपर, फिजिकल उनका सारे कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, मेंटल का ध्यान रखना, सोशल नीड्स का, आसपास के इलाके का, मतलब कि उनको उनके साथ मिलना, उनके फ्रेंड्स के साथ, हेल्थ वगैरह का ध्यान रखना, उनकी इलनेस का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक। जनरल स्किल्स में क्या आएगा, मेक लिस्ट ऑफ टास्क एंड रिकॉर्ड द कंप्लीशन ऑफ द टास्क विद रिलेवेंट डिटेल्स। जैसे क्या कहा गया है कि किसी भी जो भी जिस फैमिली में जाते हैं काम करने के लिए उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, ताकि तुम अपने काम को सही तरीके से कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम्हें भी पता रहेगा, ठीक है। और नोट द अनयूजुअल सिम्टम्स और एनी ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द टास्क एंड इन्फॉर्म अप्रोप्रिएट पर्सन, फैमिली गार्जियन। अगर तुम कोई भी टास्क कर रहे हो, अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम्स मिलते हैं, मतलब कि ये चीज़ इनकी ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसके बारे में किसको बताओगे, जो भी टास्क तुमने करा उसके बारे में उनके अप्रोप्रिएट पर्सन जो भी होगा, या फैमिली का जो कोई है गार्जियन है उसको बताना, ठीक है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द आउटपुट क्वांटिटी इन रिस्पॉन्स बिहेवियर, उनके रिकॉर्ड करना जितने भी उनके बिहेवियर या रिस्पॉन्स वगैरह है उस चीज़ का भी रिकॉर्ड रखना। और किसी भी चीज़ को देने से पहले उसका लेबल्स वगैरह पढ़ना, इमेजेस, सिंबल्स जो बताए होते हैं, सिंपल गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस वगैरह सभी पता करके उसके बाद ही उसको यूज़ करना, ठीक है। कीप हाउस मेंबर्स इन्फॉर्म अबाउट प्रोग्रेस ऑफ टास्क, जो भी तुम टास्क उनके लिए कर रहे हो उसके बारे में उनकी फैमिली को ज़रूर बताओ, ठीक है। इससे उनको एक वो होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ठीक है, एक दूसरे के प्रति। मेथड टू मेक एल्डरली पर्सन फील कम्फर्टेबल्स, ऐसे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि ना जो पर्सन जिसके एल्डरली पर्सन है वो कंफर्टेबल फील हो आपके साथ। कोई ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वो अनकंफर्टेबल फील हो, ठीक है। टेक डिसीजन पर्टेनिंग टू द कंसर्न वर्क, ऑर्गेनाइज थिंग्स अराउंड एफिशिएंटली मैनर, ये तो कोई वो नहीं है, ये आगे इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडियल पर्सनल हाइजीन एंड रिक्रिएशनल हेल्थ एक्टिविटीज़। पर्सनल हाइजीन रखने के लिए क्या क्या चीज़ होगी इसमें, जैसे कि दिस OS यूनिट इज़ अबाउट कैरिंग आउट ऑल द क्लीनिंग एक्टिविटीज़ एल्डरली पर्सन, जैसे कि विच इंक्लूड टाइडिंग अप ऑफ द लिविंग एरिया, मतलब कि साफ़ सफाई रखना आसपास के एरिया की, क्रिएटिंग मेंटेनिंग ए सेफ एंड हाइजीन इन्वायरमेंट फॉर द एल्डरली पर्सन, जो बूढ़े लोग हैं उनके आसपास का इन्वायरमेंट हाइजीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। इसका स्कोप क्या है, द स्कोप कवर्स द फॉलोइंग, असिस्ट इन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पढ़ते हैं। असिस्ट इन क्लीनिंग, ठीक है, क्लीन, जिसमें कि क्लीन में क्या क्या चीज़ आएगी, डस्टिंग करना, स्वीपिंग करना और मोपिंग करना। मोपिंग करना मतलब पोछा लगाना, स्वीपिंग मतलब भी पोछा लगाना ही होता है, डस्टिंग मतलब कि सारी डस्टिंग करना, ठीक। द लिविंग एरिया टू इंक्लूड किचन एंड टॉयलेट यूज बाय द एल्डरली पर्सन, जो एरिया एल्डरली पर्सन यूज़ करते हैं उस जगह का खास ध्यान सफाई रखना, जैसे कि किचन और टॉयलेट्स का, ठीक है। सैनिटाइज द एरियाज हाउस फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द एल्डरली पर्सन, जिस जगह पे एल्डरली पर्सन जाते हैं उस जगह का सैनिटाइज करते रहना उस एरिया को, ताकि कीटाणु उनके अंदर ना जाएं, जीवाणु, कीटाणु तो बाद में जाएंगे, पहले जीवाणु जाते हैं, ठीक है, जीवाणु उनसे छोटे होते हैं कीटाणु से। असिस्ट इन वॉशिंग, ड्राइंग, आयरनिंग द क्लॉथ्स, जो भी उनके कपड़े हैं उनको वॉश करना, ड्राई करना, सुखाना, आयरनिंग मतलब प्रेस करना, उनके कपड़ों को, सीट्स को, कवर्स को रेगुलरली, डेली
ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज करते रहना एल्डरली पर्सन के। रिमूव स्मेल्स, अगर उनके आसपास कोई स्मेल आ रही है, स्टेन्स, कोई दाग धब्बा लग जाता है, स्पिल्स मतलब कुछ गिर जाता है, इफ़ एनी फ्रॉम द सीट्स, किसी पर भी, सीट्स पर, कपड़ों पर, अंडर गारमेंट्स के उनके एल्डरली पर्सन, एंड सैनिटाइज द सेम, और उसको साफ़ करने के बाद उस जगह को सैनिटाइज कर दो, ठीक है। एम्प्टी गार्बेज बिन्स, जो कूड़े कचरे वाली जगह है, उस जगह नहीं है, सॉरी, जो बिन रखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, डस्टबिन, उसको टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना ताकि उसमें से कीटाणु जीवाणु बाहर ना निकल सकें। ट्रांसफ़र द वेस्ट और टू द डिस्पोजल एरिया एंड क्लीन द सैनिटाइज द एरिया, और डिस्पोजल एरिया जितना भी होता है जिससे कि पानी बाहर निकाल देना, घर में कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और अपने जितने आसपास के एरिया सबको सैनिटाइज कर देना, ठीक है। क्लीन द मेंटेन यूटेंसिल्स, जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उसको साफ़ रखना। किचन इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं उसको भी हमेशा साफ़ रखना, और हाइजीन बना के रखना, और मेंटेन द बेड एंड बेड जिस पे वो सोते हैं उसको हमेशा मेंटेन करके रखना। जो उसकी बेड शीट है, बेड है, पिलो है, तकिया है, किल्ट कलर्स हैं, कवर्स हैं, वो सभी के सभी टाइम टू टाइम रेगुलरली टाइम पर चेंज करते रहना, ठीक है। सपोर्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, और जो सेफ़ एंड हाइजीन एनवायरनमेंट उनके लिए और उनकी फैमिली मेम्बर्स दोनों के लिए सपोर्ट करना, मेंटेन करके रखना, और ऑर्गेनाइज फर्नीचर अप्रोप्रिएटली, जो फर्नीचर उसको इस तरीके से रखना कि जो जिससे की वजह से ना जो फ्लोर्स है ना, ड्राई टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फॉलिंग, जो ज़मीन है वो सूखी रहनी चाहिए जिससे कि जो किसी के भी गिर जाने का खतरा कम होना चाहिए। जैसे मान लो अगर डोर के सामने ही कोई टेबल होगा, चेयर होगी, तो वो कोई भी आ जा रहा है उस पर लग के गिर सकता है। तो फर्नीचर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि कोई भी चीज़ रास्ते में ना आए, ठीक है। स्लीपिंग वगैरह करने से बच सकते हैं इससे, ट्रिपिंग बाय द एल्डरली, ठीक है। प्रिवेंट इंजरी और एक्सीडेंट ऑफ द एल्डरली पर्सन बाय गेटिंग द सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट हमेशा लगा के रखने चाहिए जिससे कि उनको चोट ना लगे। जैसे कि रेलिंग वगैरह होती है, जैसे छोटे बच्चों के लिए रेलिंग लगा देते हैं ना, ऐसे ही इनके लिए भी रेलिंग लगा सकते हैं। एंड वॉकिंग स्टिक्स, उनको चलने वाली एक स्टिक दे सकते हैं जिससे कि वो गिरे ना। एंड एनहांस मोबिलिटी, जिससे कि वो उसको पकड़ पकड़ के धीरे धीरे आगे मोबिलिटी, उनकी मोबिलिटी मतलब होता है चलना फिरना, ठीक है, वो हो सके उनका। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट टू अप्रोप्रिएट एक्सीडेंट, इंजरी, पेन। अच्छा, अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो उनका सारों का एक रिकॉर्ड रखना, रिपोर्ट बनाना। जैसे कि कोई एक्सीडेंट होता है, इंजरी हो जाती है, कोई पेन होता है उनको, इलनेस कोई होती है बार बार, अदर एमरजेंसी टेक असिस्टेंस व्हेन रिक्वायर्ड, जो भी इमरजेंसी की रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें पूरी करना है, ठीक है। और क्या इसमें लास्ट पॉइंट है, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ रेलेवेंट हेल्पलाइंस, जितने भी हेल्पलाइंस नंबर्स हैं उनको अपने पास रिकॉर्ड रखना। जैसे कि इमीडिएट फैमिली, कि भाई एकदम से कुछ होता है तो किसको फ़ोन करना है उसका रिकॉर्ड रखना। अगर उसके बाद कोई है, डॉक्टर को फ़ोन करना। नेबर्स कॉन्टैक्ट होना चाहिए, नेबर के कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो बाई चांस एकदम से कुछ होता है घर में तो सबसे पहले पड़ोसी काम आता है, तो पड़ोसी काम आएगा तो उसके लिए उसका कॉन्टैक्ट रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, इसी की ही बेसिक कल्चर ट्रेडिशन। अब आगे जो कुछ चीज़ें वो रिपीट होंगी तो ध्यान रखना इस चीज़ का सभी बच्चे। बेसिक कल्चर ट्रेडिशन एंड लाइफस्टाइल ऑफ द फैमिली, ठीक है। जो इसका कल्चर और ट्रेडिशन होता है वो उस चीज़ का ध्यान रखना, उनकी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना। उन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी, जो भी उसका रिपोर्ट रखनी, रिपोर्ट तैयार करनी। जो जो वर्किंग होती है घर की और होम की या ऑर्गेनाइजेशन की, किसी की भी, ठीक है। राइट, स्पीक एंड रीड हिंदी, इंग्लिश। हाँ, जो भी फैमिली या जो एल्डरली पर्सन है जिस भाषा को वो अच्छे से समझता है, ज़्यादा वो यूज़ करता है, उसी भाषा का ज़्यादातर यूज़ करना। लिखना कोई चीज़ तो भी, जैसे मान लो कोई एल्डर पर्सन है उसको हिंदी ही सबसे अच्छी समझ आती है, तो लिखना भी हिंदी में, बोलना भी हिंदी में, पढ़ना भी हिंदी में, ठीक है। वही इस यूज़ करना चाहिए जिससे कि एल्डर पर्सन है वो कंफर्टेबल महसूस करेगा, ठीक है। स्टरलाइजिंग द रिलेवेंट प्रोडक्ट्स, क्लॉथ्स, utensils एंड other objects related to elders being cared for and
प्रिपरेशंस ऑफ स्टरलाइजिंग सॉल्यूशन ये छोड़ो। प्रोसीजर्स इक्विपमेंट एंड एक्सपेंडेबल रिक्वायर फॉर हाउस कीपिंग, जैसे कि कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो ज़रूरत होती है जैसे कि हाउस कीपिंग के लिए, क्लीनिंग द किचन उटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट एंड लॉन्ड्री वॉशिंग क्लॉथ्स लाइनिंग वगैरह, ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट फैब्रिक, जैसे कि फैब्रिक कपड़े अलग अलग होते हैं ना, उनको कैसे कब क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे कि हम उसको सही कर सकें, जैसे कि कैसे उनको धोना है, कैसे सुखाना है, कैसे प्रेस करना है। ठीक है। अलग अलग फैब्रिक के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है। बेड मेकिंग एंड चेंजिंग द बेड, जो बेड बनाना मतलब बेड तैयार करना, बेड शीट इधर उधर ना पड़ी हो उस हिसाब से। ठीक है। बेड सही करना, पिलो लगाना, उनकी सीट्स वगैरह करना रेगुलर बेसिस पर करनी आनी चाहिए। ठीक है। सेम चीज़ ये आगे सारी। इसमें एक है रेलेवेंट प्रोविज़न ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। ठीक है। ये एक एक्ट है, इसको अगर मेंशन कर सकते हैं कहीं पर तो कर सकते हैं। क्या नाम है पूरा, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। और इसके बाद एक दूसरा दिया गया है नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स 2011। दो एक्ट हैं, इन दोनों को मेंशन कर सकते हैं जहाँ पर भी इस चीज़ की बात एल्डरली पर्सन में जहाँ पर भी यूज़ हो सकता है। ठीक है। मेथड्स ऑफ रिमूविंग स्पिल्स एंड स्टेन फ्रॉम द क्लोथिंग, तुम्हें मेथड पता होने चाहिए कि अगर मान लो बेड पर कोई चीज़ गिर गई है तो उसको साफ़ कैसे करना है। ठीक है। रिमूविंग फॉल स्मेल्स, अगर मान लो कहीं पर बदबूदार स्मेल आ रही है तो उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो, क्या कर सकते हैं। स्टिंक ऑफ यूरिन और फेसेस फ्रॉम द क्लॉथ्स, अगर मान लो अच्छा, अगर उनके कपड़ों पर जैसे कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनका वॉशरूम वगैरह कहीं पर भी हो जाता है तो फिर उन कपड़ों से उसकी बदबू ना आए तो उसको तुम्हें कैसे वॉश करवाना है उस चीज़ का तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। अनसेफ कंडीशन इन द लिविंग एरिया एंड हाउ टू एड्रेस द सेम। अनसेफ कंडीशन तुम्हें अगर लगती है लिविंग एरिया की तो फिर इस चीज़ का तुम्हें अपने उनको बताना, जो भी उनका केयर टेकर कह रहा हूँ, जो उनके गार्जियन है या पेरेंट्स हैं या फैमिलीज़ वगैरह से हैं। ठीक है। जनरल स्किल्स में क्या आएगा, मेक लिस्ट ऑफ टास्क एंड रिकॉर्ड द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, जो तुम टास्क करवा रहे हो उसका सारे का रिकॉर्ड रखना। नोट द अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द टास्क ऑफ केयर गिविंग एंड इन्फॉर्म अप्रोप्रिएट पर्सन। ठीक है। जो भी तुमने बनाया है अगर तुम्हें अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन होती है तो उसका उनके फैमिली वगैरह या गार्जियन को बताना कि ये अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन मुझे हुई है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो आप देख लो। ठीक है। वही सेम चीज़ है, रीड लेबल्स, इमेजेस, सिंबल्स एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना कि कैसे पढ़े जाते हैं। अब अपने काम को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से और टाइमली मैनर से करना। ठीक है। पंक्चुअल रहना चाहिए बंदा। और क्या आएगा इसमें, इमोशनल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना, उनको नई नई चीज़ें सीखने के लिए एनहांस करना, और एंड बी ओपन टू डू थिंग्स डिफरेंटली, कुछ अलग करने के लिए हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना। ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए उसका पता होना चाहिए, जैसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स होते हैं कुछ, एम्बुलेंस 101, वुमेन हेल्पलाइन 1091, पुलिस को कॉल करनी है 112, और 112 पे कर दो, लगभग सभी कुछ आ जाता है। ठीक है। रीड राइट एंड यूज़ न्यूमेरिकेसी एंड लिसनिंग स्किल्स, मतलब कि तुम्हें लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, तुम्हें सुनना ज़्यादा चाहिए बूढ़े लोगों से, एल्डरली पर्सन से। उससे क्या होता है, तो उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कैसे क्या वर्क करता है। ठीक है। जो हमने एक्सपीरियंस भी नहीं करा वो भी बताएंगे। ठीक। और दूसरा नंबर, एक उनके सामने हमेशा पढ़ो लिखो और तुम्हें पता होनी चाहिए चीज़ें, मतलब पढ़ना लिखना आना चाहिए इतना। जब भी तुमसे कहा गया है कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास होनी चाहिए कम से कम। ठीक। न्यूमेरिकेसी का तुम्हें पता होना चाहिए कि गिनती आनी चाहिए, मतलब न्यूमेरिकेसी मतलब गिनती आना। ठीक है।
और नेक्स्ट आता है अब क्लीनिंग एक्टिविटीज़, टाइडिंग अप रूम एंड एस्टेब्लिश ए सेफ एंड हाइजीन एनवायरनमेंट फॉर द एल्डर्स। अभी जो हमने ऊपर बातें करी हैं उसी बात को आगे और बताया गया है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ आएगी, हाउस कीपिंग मतलब घर की साफ़ सफाई देख रेख करना, कीप मतलब साफ़ रखना, ठीक है। किसको, हाउस को। कुकिंग आनी चाहिए और क्लीनिंग साफ़ सफाई करनी आनी चाहिए, ठीक। तो इसमें सेम वही अब हम आ जाएंगे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पर। उससे पहले इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। दिस यूनिट इज़ अबाउट मेंटेन एडिक्वेट रिलेशन विद द एल्डरली पर्सन। जो बूढ़े लोग हैं, एल्डर पर्सन हैं, उनके साथ एडिक्वेट रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहिए हमेशा। हैविंग रेगुलर पॉजिटिव इंट्रैक्शन, उनके साथ हमेशा पॉजिटिव इंट्रैक्शन रखो, उनको कभी स्ट्रेस वाली बातें मत बोलो, कुछ गलत चीज़ मत बोलो, ठीक है। विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनके जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी। एंड बीइंग इन्वॉल्व इन सेवरल सोशल नेटवर्क्स, और उनको इन्वॉल्व करो बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स के साथ। जैसे कि घर में कोई फंक्शन है तो बूढ़े लोगों को अलग मत करो, उनको भी उसमें इंटरेक्शन करवाओ। बहुत सारे लोग होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, वो बूढ़े लोगों को क्या करते हैं, अपने फंक्शन से अलग कर देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको सोशल नेटवर्क्स, जितने भी हम सोशल गैदरिंग करते हैं उसमें उनको इनवाइट करना चाहिए, उनके साथ मिल के रहना चाहिए, ठीक है। असिस्ट इन सोशल इंटरेक्शन, परसुइंग हॉबीज़, उनकी हॉबीज़ क्या है उसका पता करना चाहिए, उनका इंटरेस्ट किस में है। उनको कभी भी प्रिवेंट आइसोलेशन, मतलब कि अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। आगे इसमें जैसे क्या बताया गया है, इनके एलिमेंट्स और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में क्या लिखा गया है कि यूज़ अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन अप्रोच टुवार्ड्स द एल्डर। जो बूढ़े एल्डर लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेशन अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को उनका ध्यान रखना चाहिए कि भाई उनकी साइकोलॉजी कब कैसे चेंज हो जाती है, ठीक है। वो अपनी साइकोलॉजी उनकी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। इंटरेक्ट विद एल्डरली पर्सन फैमिली, जो भी उनके एल्डर पर्सन के फैमिली गार्जियन हैं उनके साथ हमेशा इंटरेक्ट करना चाहिए और उनको अपडेट करना चाहिए उनकी हेल्थ और वेलबींग के बारे में, ठीक है। उनके क्या उनके जो राइटफुल डिमांड्स हैं उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। मीट रिलेशनल नीड्स, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को उनको प्रोवाइड करना चाहिए। और आएगा उसमें रिकॉग्नाइज एंड कोप विद इमोशंस, उनके इमोशंस के साथ हमेशा उनके इमोशंस हैं जो उनको रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। उनका रिलेशनशिप बिल्ड करना एल्डरली पर्सन के का, और उनको स्ट्रेस ना हो इसलिए उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना हमेशा, ठीक है। टेक इन इंटरेस्ट इनकरेजिंग एनी पर्सन टू परस्यू हॉबी, जो भी उनकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट हैं उसको परस्यू करना, आगे उनको इनकरेज करना कि भाई हाँ ये चीज़ अच्छी है, ऐसे करना चाहिए। उनकी हॉबीज़ पूछो, हॉबीज़ जैसे कि कुछ लोगों को होता है कि बातें करना बहुत अच्छा लगता है, अपने दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा वॉक करना अच्छा लगता है, तो उनकी हॉबीज़ है तो उनको वो करवाओ, ठीक है। और नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में क्या आएगा, बेसिक कल्चर ट्रेडिशन, सेम चीज़ आएगी ऊपर वाली ही। सारों में नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग लगभग सेम है, ठीक है। तो वही केयर टेकिंग करना, उनके ट्रेडिशन को मानना, उनकी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना, उनकी रिपोर्ट सारी तैयार करना, फैमिली क्लाइंट्स वगैरह को उनको सभी कुछ बताना, उनके फंडामेंटल राइट्स बताना कि तुम्हारे अधिकार क्या क्या हैं, ठीक है। इस्टेब्लिश अप्रोप्रिएट रिलेशन बनाना उनके साथ, उनके फैमिली के साथ, उनके गार्जियन के साथ, उनके साथ भी। और हाउ टू कम्युनिकेट सो एज टू कैटर टू हैविंग इंटेंसिटी ऑफ द सेंस, मतलब कि जो उनके हमारी 4-5 चीज़ें होती हैं, जैसे कि हियरिंग सुनना, साइट देखना, स्मेल उनको आती है, टेस्ट कैसा है उनका, टच कैसा है, इस बारे में भी उनसे बात करना, ठीक है। जनरल स्किल्स में वही सेम चीज़ दोबारा से आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है केयर टेकिंग, इसमें जैसे कि क्या आ जाएगा, एल्डरली केयर नॉन केयर में जेनेरिक, ठीक है। उनके सोशल नेटवर्क एंड हेल्थ केयर पीपल के बारे में बताएंगे इसमें। द OS यूनिट इज़ अबाउट द मेंटेनिंग बिहेवियरल एटिकेट,
बिहेवियरल एटिकेट तुम्हें पता होनी चाहिए, कैसे होने चाहिए तुम्हारे। मेंटेनिंग प्रोफेशनल मैनर एट वर्क, जो तुम्हारा काम है उसमें तुम प्रोफेशनल होने चाहिए, तुम्हें अपना मेंटेन रखना चाहिए कि तुम प्रोफेशनल काम करोगे। एंड गिविंग स्पेसिफिक सर्विसेज एज पर द रेजिडेंट्स रिक्वायरमेंट, जैसी भी रेजिडेंट्स की रिक्वायरमेंट है उस प्रकार अपने आप को चेंज कर लोगे, ठीक है। इसमें मेन चीज़ क्या क्या आएगी, बिहेवियरल एटिकेट, अपने आप का बिहेवियरल एटिकेट मेंटेन करके रखना, प्रोफेशनल मैनर के तरीके से काम करना, और गिव स्पेसिफिक सर्विस एज पर द रेजिडेंट्स रिक्वायरमेंट्स, जो भी रेजिडेंट्स की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपने आप की सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे कि इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में क्या आएगा, ग्रीट द रेजिडेंट्स प्रॉम्प्टली एंड अप्रोप्रिएटली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर है उस हिसाब से उनको ग्रीट करना मतलब जैसे सुबह उठ के नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग करना, जो भी उनको सही लगता है। इंटरेक्ट विद ऑल रेजिडेंट्स इन ए पोलाइट एंड प्रोफेशनल मैनर, जितने भी लोगों से मिलो, रेजिडेंट्स मतलब जो रहते हैं, रेजिडेंट्स मतलब रहना, उनसे एक पोलाइट मतलब कि शांत धैर्य तरीके से उनसे बात करो, अच्छे तरीके से बात करो, प्रोफेशनल मैनर में बात करो, ठीक है। मेक रिक्वायरमेंट्स क्लियर, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स उसको क्लियर तरीके से बताओ बाई एस्किंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, जो कि अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू रेजिडेंट्स, जितनी भी तुम्हारी कोई भी ज़रूरत है उसको रेजिडेंट्स को इफ़ेक्टिव तरीके से बताओ। डिससेटिस्फैक्शंस एंड कंप्लेंट्स जो भी हैं उसका सही तरीके से जवाब दो। क्रिएट एंड मेंटेन इफेक्टिव बट इम्पर्सनल रिलेशनशिप विद रेजिडेंट्स, जो तुम्हारा इम्पर्सनल रिलेशन है उनके साथ बिल्ड करो, मेंटेन करो, क्रिएट करो, ठीक है। अवॉइड आर्ग्यूइंग विद द रेजिडेंट्स, जो भी लोग हैं उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना है। आर्ग्यू मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वो कोई बात कह रहे हैं उसका जवाब नहीं देना, उसको समझना, ठीक है। रिपोर्ट एनी वर्क प्लेस इशू टू द रेजिडेंट्स एम्प्लॉयर्स इमीडिएटली, जो कि एम्प्लॉयर है जिसके यहाँ पर तुम काम कर रहे हो, उनके वर्क प्लेस की जो भी रिपोर्ट है उसको टाइम टू टाइम इशू करते रहना उनके पेरेंट्स फैमिली के पास, ठीक है। रिकॉग्नाइज, एक्नॉलेज एंड ओवरकम इनहेरेंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ है गुड मैनर्स के लिए बताया गया है कि वर्क प्लेस विद ए व्यू टू मेंटेनिंग हाइजीन रखना, सैनिटाइजेशन करते रहना, सच एज वाइल कफिंग, जैसे कि तुम अगर तुम्हारी खांसी आ रही है कहीं पर अपना मुंह ढक लेना चाहिए। और स्पिटिंग मतलब थूकना नहीं चाहिए इधर उधर कहीं पर भी, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है।